गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारत की औद्योगिक नीति। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था और उसके बाद में द्वितीय औद्योगिक नीति 1956, द्वितीय औद्योगिक नीति दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई और इसमें जो है आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। उद्योगों को बड़ी अधिक प्राथमिकता दी गई थी और 4 बड़े उद्योगों की, लौह एवं इस्पात उद्योगों की स्थापना विदेशी सहयोग से की गई, जैसे भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, बोकारो है। ये बड़े उद्योगों की स्थापना की गई थी कब? 1956 में। फिर हमने देखा 1969 की औद्योगिक नीति। इसमें एक प्रावधान था MRTP एक्ट। MRTP काय के लिए? एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए MRTP एक्ट लागू किया गया था और इसे 1970 में लागू किया और 1991 में अंतिम रूप से इसे इस MRTP एक्ट की जो अधिकतम सीमा थी उसे समाप्त कर दिया गया। फिर अपन ने पढ़ा 1973 की औद्योगिक नीति। क्या था इसमें? फेरा काय के लिए था? विदेशी मुद्रा के संरक्षण, उसके सही उपयोग करने के लिए फेरा को लागू किया गया और फिर इसे समाप्त कब किया गया? 1991। नई औद्योगिक नीति 1991 में इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह फेरा की जगह क्या आया? फिर फेमा आया। 1980 की औद्योगिक नीति पढ़ा करने और सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति 1991 और 1991 में क्या? LPG मोटर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसके लिए क्या किया गया? उद्योगों को आरक्षण से मुक्ति दी गई। कई उद्योग जो थे, 5 उद्योगों को छोड़ दिया है। 5 उद्योगों को छोड़कर बाकी जितने भी उद्योग थे उन सबको आरक्षण से मुक्त कर दिया गया, लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित सिर्फ 2 उद्योग रखे गए, बाकी सबको धीरे धीरे निजी क्षेत्र के लिए छोड़ते चले गए। फिर FDI की बात की। इसमें FDI ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या किया हमने? FDI की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने आमंत्रित किया। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है MSME। क्या होता है MSME? कोई बता सकते हैं MSME क्या? MSME सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई, माइक्रो, मीडियम, माइक्रो, शॉर्ट, मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है MSME। आज वर्तमान में भारत सरकार जो है इसके ऊपर विशेष जोर दे रही है। MSME जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो छोटी छोटी यूनिट में कम मात्रा में उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्या के लिए? क्योंकि ये क्या है? माइक्रो, सूक्ष्म, शॉर्ट लिख दिया, स्मॉल बोल सकते हैं इसे है स्मॉल। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है इसका। तो ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। अब 1956 की औद्योगिक नीति
बड़े उद्योगों पर बल। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एकाधिकार को नियंत्रित करने की बात की गई और 1977 की जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें ये लघु उद्योगों की अवधारणा को सामने लाया गया और नई सरकार बनी, मोरारजी देसाई की अपन ने पढ़ा और उसके बाद में ये अवधारणा आई कि भाई छोटे उद्योगों का हमें विकास करना चाहिए। तो क्या चीज है ये एमएसएमई, इसको लिखेंगे 2 लाइन में। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, छोटे आकार के, छोटे आकार के ऐसे उद्यम हैं जिन्हें उनमें होने वाले निवेश के आकार से परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। क्या? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वस्तुतः छोटे आकार के ऐसे उद्यम हैं जिन्हें उनमें होने वाले निवेश के आकार से परिभाषित किया जाता है। ये जो उद्यम है 2 तरीके के हैं। 2 तरीके के कैसे? एक सेवा क्षेत्र के और दूसरा विनिर्माण क्षेत्र के। विनिर्माण क्षेत्र, हाँ, विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र के आधार पर तो एक है सूक्ष्म, दूसरा लघु, तीसरा मध्यम। ये 3 प्रकार के उद्योग परिभाषित किया गया निवेश के आधार पर। तो सूक्ष्म क्षेत्र के उद्यम, सूक्ष्म क्षेत्र के उद्यम, तो सूक्ष्म मतलब निवेश, कितना निवेश किया जा सकता है, 2 बार परिभाषित किया गया है। ये जो एमएसएमई की अवधारणा जो आई है ये 2006 में, एमएसएमई की अवधारणा कब आई है? 2006 में। तो 2006 में एमएसएमई की अवधारणा आई, तब इसको परिभाषित किया गया। सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे? तो 2 तरीके का होगा, एक विनिर्माण क्षेत्र का और दूसरा कौन सा बताया? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो दोनों में निवेश की अलग अलग सीमा, लेकिन उद्योग वही सूक्ष्म, लघु और मध्यम। 2006 में क्यों परिभाषित किया? जहां 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक यदि निवेश हुआ है तो वो कौन सा उद्योग है? सूक्ष्म, सूक्ष्म उद्योग है। और जैसे ही 25 लाख से अधिक निवेश हो गया तो काय में पहुंच जाएगा वो? लघु। क्लियर हो गया है? ये इसके लिए परिभाषित अलग है, उसके लिए जैसे 2006 के अनुसार सूक्ष्म उद्योग को परिभाषित की थी। तो विनिर्माण क्षेत्र के वो उद्योग जिनमें अधिकतम 25 लाख तक निवेश किया गया है, सूक्ष्म उद्योग कहलाता है। क्लियर हो गया? अब लघु उद्योग की बात करें तो इसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक, 25 लाख से 5 करोड़ तक, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक यदि निवेश हुआ है तो कौन सा है वो? लघु उद्योग है।
और मध्यम 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक ये मध्यम उद्योग है। और फिर इससे अधिक वाले कहा जाता है इस क्षेत्र से बाहर वृहद पैमाने के उद्योग। यदि पूछा जाए कि 2006 में उद्योगों को परिभाषित किया गया तो उसमें वृहद उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसे उद्योग जिसमें 10 करोड़ या उससे अधिक राशि का इन्वेस्टमेंट किया है वृहद पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। लेकिन ये कार्य के लिए है विनिर्माण क्षेत्र के, विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग। यदि हम बात करें सेवा क्षेत्र के उद्योग तो उसको अलग तरीके से परिभाषित किया गया। सेवा क्षेत्र के उद्योगों को अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो इसमें सूक्ष्म उद्योग अधिकतम 10 लाख रुपए तक, यदि 10 लाख रुपए तक निवेश हुआ है तो वो सूक्ष्म उद्योग सेवा क्षेत्र का उद्योग। सेवा क्षेत्र इसमें 25 लाख तक और उसमें कितना 10 लाख। सेवा क्षेत्र के उद्योगों को यदि परिभाषित करना है सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं तो उसमें निवेश की सीमा क्या है? कम, उसमें कम है। हर इसमें कम कम होते चल जाएंगे। तो दोनों को याद रखना है। विकल्प में यही दिया जाता है कि विनिर्माण क्षेत्र का सूक्ष्म उद्योग है जिसमें निवेश की सीमा 1, 2, 3 और एक आध इसमें से डाल देंगे। क्लियर है एकदम? 10 लाख रुपए तक। और इधर लघु उद्योग 10 लाख से 2 करोड़ तक। ये 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक। और ये हो जाएगा 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए। ठीक है, 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक ये अधिकतम सीमा होगी। सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ तक और विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ तक। ये लेकिन 2020 में जब इनको परिभाषित किया तो दोनों को एक में मर्ज कर दिया, चाहे विनिर्माण क्षेत्र का हो या फिर सेवा क्षेत्र का हो। सबके लिए निवेश की सीमा उसको लिख लेंगे। सूक्ष्म उपक्रम 5 करोड़ रुपए तक 2020 के अनुसार लिखेंगे। 2020 के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम 5 करोड़ रुपए तक, लघु उपक्रम 5 करोड़ से 75 करोड़ रुपए तक, और मध्यम उपक्रम 75 करोड़ रुपए से अधिक। 75 करोड़ रुपए से अधिक। क्लियर हो गया? ये काय में परिभाषित किया गया है 2020 में। अब सूक्ष्म, अब दोनों को याद रखना 2006 के अनुसार और 2020 के अनुसार। क्लियर है? तक 2020 में ये 2 अलग अलग पार्टीशन किया था, इसको एक साथ में मिला दिया। तो पहला क्या 5 करोड़ रुपए तक, दूसरा 5 करोड़ से 75 करोड़ रुपए, मध्यम उपक्रम 75 करोड़ रुपए से अधिक। 75 करोड़ रुपए से अधिक। अब सर्वाधिक एमएसएमई वाले राज्य कौन कौन से? ये क्वेश्चन विकल्प में पूछ सकते हैं। सर्वाधिक एमएसएमई क्या है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयां सबसे अधिक किस प्रदेश में है? तो आपके अनुसार कहाँ पर होना चाहिए सबसे अधिक? गुजरात में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे
महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक, लिखेंगे इसे। सर्वाधिक एमएसएमई उद्यमों की संख्या, तो सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 40.03 लाख, सॉरी 44.03 लाख। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल 36.64 लाख। और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु 33.13। पश्चिम बंगाल 36.64। क्लियर होगी? ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। इसके बाद में हम आगे देखेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या बोलते हैं इसे? प्रिया? नहीं, सिडबी। क्या बोलते हैं इसे? सिडबी। लघु उद्योगों के लिए ऋण देने से संबंधित हो या उससे संबंधित कोई प्रस्ताव पारित करना हो तो उसके लिए एक बैंक है, कौन सा है? सिडबी, लघु उद्योग विकास बैंक। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की बात करें, स्थापना कब हुई इसकी? कोई बता सकता है? स्थापना, हाँ जी सुनो। 1990, बहुत सही। 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990। मुख्यालय कहां पर इसका? मुख्यालय कहां बताया थी? लखनऊ। मुख्यालय इसका लखनऊ। मुख्यालय लखनऊ। क्या कार्य है इसका? अभी बता दिए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऋणों की व्यवस्था करना, उसका वित्त पोषण करना। कार्य लिखेंगे या उद्देश्य लिखेंगे? लघु एवं, कार्य लिखेंगे लघु एवं लघुतर उद्योगों की स्थापना, उसका वित्त पोषण तथा विकास करना। वित्त पोषण तथा विकास करना। वित्त पोषण तथा विकास करना। सिडबी का मुख्यालय कहाँ बताएं मोहित? लखनऊ। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, लेकिन इसके 15 क्षेत्रीय कार्यालय, 15 क्षेत्रीय कार्यालय
और 100 शाखा कार्यालय, 100 शाखा कार्यालय है, 100 शाखा कार्यालय है। वर्तमान में इसके प्रमुख एस रमन, एस रमन, एस रमन। क्लियर हो गया? क्या पढ़ा हमने? सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। स्थापना कब? 2 अप्रैल 1990। मुख्यालय लखनऊ, क्षेत्रीय कार्यालय कितने? 15, शाखा कार्यालय 100। क्या कार्य है इसका? लघु एवं लघुत्तर उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त पोषण करना, वित्त पोषण करना। वित्त पोषण का मतलब क्या होता है? ऋणों की व्यवस्था करना, ऋणों की व्यवस्था करना। एक है NSICL, एस रमन बताया था मैंने, एस रमन। कोई बताया नहीं क्या चीज है? NSICL, NS, ये MSME से संबंधित संस्थान पढ़ रहे हैं, उससे जुड़े हुए उनको ऋण प्रदान करने वाले ये वो संस्थान है। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम लिमिटेड। ये क्यों आता है ऐसा बार बार? सिलेक्शन करना पड़ता है फिर। अरे कितनी बार वही नहीं आता है, कोई सेटिंग होगी उसकी। तो लिख लो ऐसे, राष्ट्रीय लघु उद्योग सॉल्यूशन के ऑप्शन देखो, डबल बार सर एक और उद्योग निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड। क्या काम है इसका? स्थापना 1955, स्थापना 1955, स्थापना 1955। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन, सहायता और वित्त पोषण का कार्य, वित्त पोषण का कार्य। अब देखो अपन ने सिड भी पढ़ा 1990, और ये जो है NSICL ये 1955। ये पहले से कार्यरत है सूक्ष्म इकाइयों को ऋण प्रदान करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा बल नहीं दिया गया। और फिर इसे नई संरचना के रूप में किस रूप में स्थापित किया? सिडबी के रूप में
90 में, क्योंकि अब MSME के ऊपर विशेष जोर दिया जाने लगा। अब एक सरल सा क्वेश्चन है, भारत में लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? आप भी बता सकते हैं मिस्टर अर्जुन, लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? कोई बता दे। पंकज, लघु उद्योग दिवस क्यों नहीं जी? 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस, 30 अगस्त। और यहीं से जब NSICL ने मनाना शुरू किया था, 1955 से मना रहे हैं, लेकिन कब मनाते हैं? 30 अगस्त को मनाते हैं। अब है सीडो, एक नया संस्थान है सीडो। SIDO, सीडो क्या चीज है? कोई बता सकता है कि सीडो? पढ़ा इसके बारे में? सीडो सेम इसी संबंधित है। AI, इसका कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं। हाँ, हाँ, ये वाला नहीं, ये तो सबका ऑफ है। ठीक, लास्ट वाला सिलेक्टेड। ओके। हाँ, अब सीडो की स्थापना की यदि हम बात करें तो 1954, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्थापना 1954, क्या चीज है ये सीडो? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीडो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये सब, चाहे हम NSICL की बात करें, सीडो की बात करें, ये सिडबी के पहले के संस्थान हैं जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए वित्त पोषण के लिए स्थापित किए गए थे। लेकिन अब इन सब का काम कौन कर रहा है? सिडबी। तो इसका भी काम वही लिखेंगे जो सिडबी का है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को वित्त पोषण करना व उन्हें सुविधाएं व सेवाएं प्रदान करना, सुविधाएं व सेवाएं प्रदान करना। एक है आबिद हुसैन समिति, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति क्या बनता है इससे संबंधित? आबिद हुसैन समिति, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बनता है, MSME से संबंधित कौन सी समिति है, या आबिद हुसैन समिति का संबंध काय से है? LIC से है, बैंकिंग से है,
एमएसएमई से है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि इसका संबंध कैसे। तो आबिद हुसैन समिति का संबंध कैसे है? एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों से है। वर्ष 1995 में गठन 1995। गठन कब हुआ इसका? 1995 में। गठन 1995 में। सिफारिशें आई इसकी 27 जनवरी 1997 में। सिफारिशें कब आई? 27 जनवरी 1997। 27 जनवरी 1997। गठन कब? 1995 में। काय से संबंध है? एमएसएमई से। और क्या सिफारिशें थी? 2-3 लाइन इसका लिखेंगे सिफारिशों के विषय में। लघु उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए मदों की आरक्षण प्रणाली की समाप्ति, आरक्षण प्रणाली की समाप्ति। लघु उद्योगों के लिए मदों की आरक्षण प्रणाली की समाप्ति। दूसरा, निवेश की सीमा बढ़ाई जाए। दूसरी सिफारिश क्या की है? निवेश की सीमा बढ़ाई जाए। निवेश की सीमा बढ़ाई जाए। कितनी की जाए? 3 करोड़ रुपए की जाए। 3 करोड़ रुपए की जाए। अब क्या था इसमें? बड़ी शर्तें थी कि MRTP एक्ट लागू था, तो यहाँ निवेश नहीं कर सकते थे ज्यादा। दूसरा, लाइसेंसिंग प्रणाली थी, लाइसेंस लेना अनिवार्य था, तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती थी। और एक शर्त थी आरक्षण। बहुत सारे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो इसमें जैसे सीमेंट उद्योग है, ये सब आरक्षित क्षेत्र में, तो कोई निजी उद्यमी लघु उद्योग के रूप में उसे लगा ही नहीं पा रहा था। तो उसकी निवेश की सीमा भी कम थी, 30 लाख 40 लाख, उससे ज्यादा निवेश नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने बोला कि उद्योगों का विकास करना है तो कम से कम उसमें आरक्षण प्रणाली को समाप्त करना चाहिए। उसमें दूसरा, निवेश की सीमा में वृद्धि करना चाहिए, कम से कम 3-4 करोड़ तक। कितना करोड़? 3 करोड़ रुपए तक निवेश करने की उन्हें छूट दिया। फिर इसमें क्या होता था कि FDI भी नहीं था उस समय, फूंक के कदम रख रहे थे, विदेशियों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, पैसा हमारे पास है नहीं और किसी से उधार ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे? फिर चोरी करेंगे, यही हो सकता है। चोरी करने के लिए उन्होंने फेरा लागू करके रखा है। चोरी करते तो क्या लागू करके रखा है? फेरा। तो सब तरफ से हाथ बंधे हुए, तो करे तो क्या करें? कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इसलिए एक समीक्षा समिति गठित की, आबिद हुसैन समिति, और उन्होंने जब उसका अध्ययन किया तो ये सारी बातें निकाली, भाई ये समस्या इनके सामने आ रही है। तो ये तीसरी जो अनुशंसा की थी, विदेशी पूंजी निवेश को, विदेशी पूंजी निवेश की 24% की सीमा समाप्त हो। 24% की सीमा समाप्त। 24% की सीमा समाप्त हो। फ्लैश पॉइंट लिखेंगे। अति लघु उद्योगों की सहायता के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना हो। रिवॉल्विंग फंड की स्थापना हो। रिवॉल्विंग फंड की स्थापना। क्लियर हो गया? ये MSME से जुड़े हुए अपन ने संस्थान पढ़े, समिति पढ़ी, उससे संबंधित पॉलिसी पढ़ी। ये कॉन्सेप्ट कब आया? 2006 में। और सबसे पहले उसको परिभाषित किया मध।
मध्य का मतलब होता है एक भाग बोल सकते हैं, भाग। जैसे हम घर का खर्च यदि हम कर रहे हैं, घर का खर्च, तो उसमें देखेंगे कि हम विभिन्न मदों में बांट लेंगे। खाने पीने पर कितना खर्च, ये एक मद है। उसी प्रकार किराया, मकान किराया, ये मद है। बच्चों की पढ़ाई की एक मद है। स्वास्थ्य विभाग की एक मद होगी, वे बीमार हो रहे हैं तो उसके ऊपर कितना खर्च, मतलब अलग अलग खंड हो गया उसका खर्च का, अलग अलग खंड। तो भाई अब सरकार जो है एमएसएमई के लिए तो ढेर सारा करते हैं। अब एमएसएमई में भी ढेर, जैसे सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ये, लेकिन कुछ अति सूक्ष्म उद्योग है, बहुत ही छोटे उद्योग है, 2 लाख में शुरू हो रहे हैं। जैसे चरखा, ये गन्ने का जो चरखा चलता है, अब उसके लिए मुश्किल से 1 लाख रुपए में व्यवस्थित हो सकता है, लेकिन अब उसके लिए ऋणों की व्यवस्था के लिए कोई संस्थान नहीं है, तो इसके लिए भी कोई फंड होना चाहिए, जो छोटे छोटे उद्यमियों को, जो अति सूक्ष्म है एकदम, उनके लिए भी ऋणों की व्यवस्था कर सकें। क्लियर हो? मध्य। अब हम बात करते हैं हथकरघा एवं हस्तशिल्प। हथकरघा एवं हस्तशिल्प, इसका कलर बदलने के साथ मैन सर गेम लिखा है सेकंड में नीचे से नीचे से थर्ड। सर आपने जो सेलेक्ट किया था उससे सर पे नीचे से थर्ड, सर नीचे से थर्ड, सेकंड से, हाँ वही है। ओके वो उनको लिखिए, ऑनलाइन वाली बोल की बात कर रहे हैं। हथकरघा व हस्तशिल्प। हथकरघा व हस्तशिल्प। हथकरघा व हस्तशिल्प क्या होता है? हथकरघा हाथ से बनी हुई वस्तु, भारत की एक पहचान। गांधी जी जो है वो चरखे को जो है लोगों की मुक्ति का साधन मानते थे। उन्होंने जो स्वाधीनता आंदोलन चलाए, चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो उसमें महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में काय का इस्तेमाल किया? चरखे का उपयोग किया। और चरखा हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत आता है। अब जैसे अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज यहाँ से, जब एक अंग्रेज गया यहाँ से वापस, तो अपनी धर्म पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट लेके गया था। क्या लेके गया था? मखमल की साड़ी, रेशम की साड़ी है। तो उसे जो है वो माचिस की डिब्बी में बंद करके लेके गया था। इतनी मुलायम वो साड़ी, इतनी छोटी फोल्ड हुई थी वो, कि काय में माचिस की डिब्बी में रख के लेकर गया था। सोच सकते हैं तो कितना कलात्मक तरीके से, कितना उन्नत था हमारे यहाँ का हथकरघा उद्योग। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने औद्योगिक नीति लागू की, वहाँ से बना बनाया माल हमारे यहाँ पर भेजना शुरू किया, तो धीरे धीरे भारत का हथकरघा उद्योग पतन की ओर चला। ये क्वेश्चन बनता है, चाहे हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या अंग्रेजों की नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसमें ये लिखना पड़ता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का जो हथकरघा उद्योग है, जो सूक्ष्म इकाइयां हैं, वो क्या हो गई? एकदम समाप्त हो गई, उनका पतन हो गया। अब जब देश का मतलब देश आज़ाद हुआ, तो वही बात हुई कि अब हमारी संस्कृति को देखो, तो पहले क्या था? तो लखनऊ कौन सा शहर था? नवाबों का, मतलब कुछ तो रहा, और घोड़े प्रसिद्ध रहे होंगे। अब ऐसे वाराणसी की बात करें, जोधपुर की बात करें, सलेम की बात करें, गुवाहाटी की बात करें, ये ऐसे शहर थे जो प्राचीन समय में किसी न किसी अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये बाद में यही बात आई कि जो हमारी परंपरागत संस्कृति है, उसके अनुसार उद्योगों का हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, नाम से ही है। इसी प्रकार यदि हम इधर जाते हैं गुना के साइड में, चंदेरी, अशोकनगर है, पहले गुना में आता था, अब अशोकनगर एक जिला हो गया, तो चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।
तो हमारा एक मित्र था, वो वहीं का था, टीचर था। तो उन्होंने बताया कि सर बोले हम लोग क्या करते हैं, घरों में करते हैं बोले ये सब काम। जो मालिक होता है, जो उद्योगपति है, वो हमें धागा वगैरह सब ला के दे देता है, घर पे छोड़ देता है, और 4-5 दिन आके वो बना बनाया सामान लेके चल जाता है। तो जितना वो सामान देता है उसका हिस्सा, फिर हम जो प्रोडक्शन देते हैं इसका, और फिर वो हमें कुछ मुनाफा दे देता है, कमीशन दे देता है, जितना ज़्यादा बनाए तो उतना। तो ये हथकरघा के अंतर्गत आता है। जैसे जयपुरी रजाइयाँ जिसे बोलते हैं, या चादर जिसे बोलते हैं ना, वो डिजाइन वाले चादर होते हैं, अभी अपने इधर भी बहुत सारे आते हैं। तो वो वाले भी घरों में बनाते हैं, घरों में बनाते हैं। तो इसके लिए एक निगम बनाया गया, हथकरघा व हस्तशिल्प निगम, लिखेंगे इसे। हथकरघा भारतीय संस्कृति का प्रतीक, वह हमारी समृद्ध परंपरा का अंग है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत लेंगे हम इसे। वस्त्र उद्योगों में कुल योगदान, कुल योगदान बता सकते हैं हथकरघा उद्योग का। यदि वस्त्र उद्योग की बात करें तो उसमें कितना योगदान है, तो 15% हिस्सा, 15%। वस्त्र उद्योग की जितनी भूमिका है भारत के उत्पादन में, निर्यात में, उसमें 15% योगदान पाता है हाथ से बनने की, 85% मशीनों से और 15% हाथ से। अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आज से यदि हम 10 साल पहले की बात करेंगे तो हर व्यक्ति जो है ठंड के दिनों में स्वेटर पहनता था और मफलर होता था गले में, है, और वो घरों में बना हुआ है। जो टीचर होते हैं, महिला टीचर की बात कर रहे हैं, स्कूल में जाते थे और जैसे ही स्कूल में गए कि काम उनका शुरू हो जाता था। वो 2 राड होती थी ऐसी, क्या बोलते हैं उसको, सलाई, है ना, वो, और काम शुरू, बच्चे लिख रहे हैं और उनका काम शुरू हो जाता। देखो कितना अधिक महत्वपूर्ण योगदान था इसका। अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन आज भी कितना, 15। वस्त्र उद्योग में कितना योगदान है इसका, 15%। भारत में वाराणसी, सलेम, गुवाहाटी, जोधपुर, आदि में हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कोई बता सकते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 7 अगस्त, 7 अगस्त, 7 अगस्त। अब कब से मनाया जा रहा है ये भी कुछ, क्यों मनाया जा रहा है 7 अगस्त को, इसका भी इतिहास। 1905 बंगाल विभाजन, 1905, और उसी के उपलक्ष्य में जो है इसका विरोध किया गया था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। तो इसकी जो विशेष घटना थी वो 7 अगस्त को थी। तो उसी यादगार दिवस के रूप में जो है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब? 7 अगस्त प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर हम बात करेंगे मीरा सेठ समिति। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। मीरा
सेठ समिति, इसके लिए हम एक सूची देते हैं, उसमें एक साथ में जितनी समिति और उसका संबंध कैसे। तो मीरठ सेठ समिति, इसका संबंध कैसे है? हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग। गठन हुआ इसका 1997, गठन 1997। दो समितियां गठित हुई 1997 में। एक का संबंध काय से? एमएसएमई से, और दूसरी का संबंध हथकरघा उद्योग से। एमएसएमई वाली समिति आबिद हुसैन समिति, और मीरा सेठ समिति का संबंध काय से? हथकरघा उद्योग से। एक और अवधारणा हम यहाँ पढ़ेंगे अब, औद्योगिक रुग्णता। औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक रुग्णता। रुग्ण यानी क्या होता है मोहन? हाँ आप बताएंगे ये बालिका, रुग्ण यानी क्या होता है? गुड, बहुत ही शानदार। रुग्ण यानी होता है बीमार। महाराष्ट्र नहीं जाते क्या? भोपाल में जाएंगे तो दवाखाना लिखा है, भोपाल में दवाखाना, क्योंकि फारसी भाषा का शब्द है। तो महाराष्ट्र में जैसे जाते हैं रुग्णालय, रुग्णालय लिखा हुआ रहता है। तो रुग्ण यानी बीमार, बीमार। अब इंसान बीमार हो सकता है, जानवर बीमार हो सकता है, कारखाना कैसे बीमार हो जाता है? क्या मतलब है इसका? कारखाना बीमार होना, इसका मतलब घाटे में जाए, तो लगातार यदि घाटे में चल रहा हो तो फिर उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक रुग्णता। ऐसे बहुत सारी इकाइयां हैं जो अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही, और अधिकतर इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र में, PSU जिसे कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जो इकाइयां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो अक्सर घाटे में चल रही थी, बीमार चल रही। तो इसके लिए औद्योगिक रुग्णता की बात की गई और एक अधिनियम लाए थे। तो लिखेंगे अपन औद्योगिक रुग्णता, कंपनी अधिनियम 2002। कंपनी अधिनियम 2002 की धारा, ये धारा याद रखना, कंपनी अधिनियम 2002 की धारा 45, धारा 3 की 45 डबल ई। धारा 3 में ढेर सारे प्रावधान हैं। तो इसकी परिभाषित किया गया औद्योगिक रुग्णता। क्वेश्चन बनता है, कंपनी अधिनियम 1860 है। कंपनी अधिनियम कब बना था? 1860 में। ढेर इसमें पढ़ना पड़ता है इसमें, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले था। अब उसमें बार बार संशोधन हुआ, भाई उसकी लिमिट बढ़ाना है, कुछ करना है, तो उसमें संशोधन होता है। तो अंतिम संशोधन हम देखते हैं तो कब हुआ था? 2002 कंपनी अधिनियम के तहत। भाई कभी लाइसेंस अनिवार्य कर देते हैं, कभी लाइसेंस खत्म कर देते हैं, कभी बोलते हैं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लाना है, कभी बोलते हैं कि आप अपने सेल पे इस पे लिख के दे दो, उतने से ही काम चल जाएगा, अनुमति की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें आती हैं, तो फिर कहाँ संशोधन करना पड़ता है? कंपनी अधिनियम में। तो कंपनी अधिनियम 2002 की धारा 3 और उसकी उपधारा कौन सी? 45 डबल ए के तहत औद्योगिक रुग्णता को परिभाषित किया गया है। तो औद्योगिक रुग्ण इकाइयां कौन सी है वो देखेंगे अपन, किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, बोल रहा हूं मैं, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष में संचित हानियां पिछले चार
वित्तीय वर्षों की औसत निबल संपत्ति मूल्य की 50% के बराबर। 4 वित्तीय वर्ष। अब देखो, पहले वर्ष मान के चलो 10 करोड़, दूसरे वर्ष 12 करोड़, तीसरे वर्ष 13 करोड़ और फिर 15 करोड़। इन सबको जोड़ा और इसमें कितने का भाग देंगे? 4 का, तो औसत निकल जाएगा। 25 और 15 40, 40 और 10 50 बटे 4, कितना हो गया? 12.5 करोड़। अब औसत कितना है इसका? 12.5 करोड़ और इसका 50% मतलब 6.25 करोड़ यदि हानि हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? औद्योगिक रुग्णता। एक तो ये कारण बताया, क्या एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष में संचित हानि पिछले 4 वित्तीय वर्षों के औसत निबल संपत्ति मूल्य के 50% के बराबर। तो औसत संपत्ति मूल्य कितना निकला? 12.5 और उसके 50% हानि। तो 12.5 का 50% कितना होगा? 6.25। इतनी हानि हुई है तो उसे क्या बोलेंगे? अब थोड़ी बहुत तो हानि, कभी 50 लाख हो गए, 10 लाख हो गए तो उतना तो चलता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, लेकिन इतनी हानि हो जाए तो फिर क्या बोलेंगे उसे? औद्योगिक रुग्णता। पूर्ण वाक्य समझ में आ रहे थे? औद्योगिक, ये परिभाषित है, इसमें अपन एक शब्द भी इधर उधर नहीं करेंगे। ये काय में दी है परिभाषा? कंपनी अधिनियम 2002 की धारा 3 की उपधारा 45(1) है। आगे लिखेंगे, या उससे अधिक हो, 50% हो या उससे अधिक हो। ऐसा नहीं कि 6.25 हो रही है तो ही है। यदि 6.5 हो जाए तो फिर औद्योगिक रुग्णता नहीं कहलाएगी। उससे अधिक कितने भी हो जाए हानि तो औद्योगिक रुग्णता ही कहलाएगी। अथवा जो निरंतर 3 तिमाहियों में अपने देनदारों के ऋणों को चुकाने में असफल रही हो। जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो ऋण लेते हैं, IDBI की बात करें, SIDBI की बात करें, इनसे ऋणों की व्यवस्था करता है, कमाते हैं फिर उनको चुकाना होता है। लेकिन यदि इतना भी प्रॉफिट ना हो कि उनकी किस्त को चुका पाए, और कम से कम कितना? 3 तिमाही मतलब 9 महीने तक, 3 महीने तो 3 तिमाही, 9 महीने तक यदि कोई कंपनी लगातार जो है ऋणों को चुकाने में असफल हो तो उसे भी क्या कहेंगे? रुग्ण इकाई कह सकते। दूसरी शर्त होगी, अथवा एक और शर्त दी है, अथवा एक औद्योगिक रुग्ण इकाई वह है जो बहुत दिनों से घाटे में चल रही है, बहुत दिनों से घाटे में चल रही हो, बहुत दिनों से घाटे में चल रही हो। और तीनों में से कोई भी एक शर्त पालन पूरी हो जाए तो इकाई कौन सी होगी? औद्योगिक रूप से रुग्ण इकाई कहलाएगी। तीनों शर्तें एक साथ नहीं होना चाहिए, तीनों में से कोई भी एक हो जाए तो भी इसे औद्योगिक रूप से रुग्ण इकाई घोषित किया जा सकता है। औद्योगिक रुग्णता समझ में आए? आपके समझ में आए? कहाँ परिभाषित किया गया? कंपनी अधिनियम 2002 की धारा 3 45(1) कि किसी वित्तीय वर्ष में यदि पिछले 4 वर्षों की औसत निबल संपत्ति का 50% से अधिक 50% या उससे अधिक हानि हुई हो। दूसरा,
जो पिछले 3 तिमाहियों में देनदारों की किस्त चुकाने में असफल रही हो, या जो कंपनी लंबे समय तक घाटे में चल रही हो। ये तीनों में से कोई भी एक हो तो भारत में उस इकाई को औद्योगिक रूप से रूप इकाई घोषित किया जा सकता है। भारत की लगभग 2 लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयां रुग्ण इकाइयों के अंतर्गत, 2 लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयां रुग्ण अवस्था में है। औद्योगिक रुग्णता के कारण कौन से हो सकते हैं? कारण कौन से हो सकते हैं? औद्योगिक रुग्णता के कारण नंबर 1, आधारभूत संरचना का अभाव। आधारभूत संरचना का अभाव, ये आधारभूत संरचना कल पढ़ाया था। आधारभूत संरचना क्या होती है? सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक में शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं, ये सब सामाजिक अधोसंरचना आएगा। और आधारभूत आर्थिक में बिजली है, सड़क है, दूरसंचार है, बैंकिंग है, बीमा कंपनी है, ये सारी चीजें काय के अंतर्गत आएगी? आर्थिक। तो ये दोनों प्रकार के आधारभूत संरचना हमारी यहाँ कम है, और आधारभूत संरचना कम होने के कारण उत्पादन हो रहा है तो निर्यात नहीं हो पा रहा है, वहां से कंपनी से माल निकालने के लिए जगह नहीं। उत्पादन हो गया तो उसे बेचने की व्यवस्था नहीं है, बाजार हमारे यहाँ उन्नत नहीं है, निर्यात करने की व्यवस्था नहीं है। कई हमने मशीनें वगैरह सब कुछ ले आए, भाई कपड़ा उद्योग स्थापित करना है, मशीनें वगैरह सब ले आए, मजदूर भी ले आया, उनको हमने पेमेंट भी कर दिया, एडवांस दे दिया, अभी मिल नहीं रहे थे तो हमने उनको एडवांस पेमेंट दे दिया और ले आए। पता चला कि उस साल बारिश बड़ी अनियमित हुई, कपास का उत्पादन ही नहीं हुआ और साल भर मशीनें क्या हो गई? बंद रही। तो ऐसे में वो कंपनी घाटे में जाएगी, कंपनी घाटे में जाएगी। अभी क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे मत्स्य पालन केंद्र खोल लिया, मत्स्य पालन केंद्र खोल लिया। अब वहाँ सामाजिक अधोसंरचना देखने को मिलेगी। कैसे? अब मछलियाँ अच्छी बड़ी हो गई, चमक चमक के ऊपर, पानी के ऊपर आती थी, बताते थे कि अब मैं बड़ी हो गई ऊपर के, अब मुझे कहीं पे लेके चले जाओ, ये उन्हें इंतजार कर रहे हैं, ऐसा वैसा वो बोल रही थी। अब हमने सोचा थोड़ा सा ज्यादा भाव मिल जाएगा, है ना? तो उस समय कोरोना लग गया, 22 मार्च 2020 प्रथम लॉकडाउन हो गया। और फिर ये धनेश्वरी ने एक अफवाह उड़ा दी कि उनका धन सेफ बचा रहे, कि जो कोरोना हुआ है मछली खाने से ज्यादा बढ़ता है। किसी ने खरीदा ही नहीं, किसी ने खरीदा ही नहीं। अगली बार से मत्स्य पालन बंद। तो ऐसा हो जाता है। तो फिर अब वो किसान जिसने मत्स्य पालन केंद्र खोला था, ऋण लिया होगा, ये वो घाटे में चला गया। तो ऐसे यहाँ पर हमारे यहाँ औद्योगिक रुग्णता के विभिन्न कारण है, और उसमें से एक कौन सा है? आधारभूत संरचना का अभाव। दूसरा हो सकता है मांग तथा कार्यशील पूंजी का अभाव। मांग तथा कार्यशील पूंजी का अभाव। मांग, काय की मांग? उत्पादन हुआ है उसकी मांग, और कार्यशील पूंजी मतलब जो उत्पादन करने के लिए जितनी पूंजी चाहिए उतनी हमारे पास है नहीं। शुरुआत तो बड़े अच्छे से हो जाती है, लेकिन फिर उतनी अच्छी से हो नहीं पाती। फिर एक कच्चे माल की अनुपलब्धता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कच्चे माल की अनुपलब्धता, जिससे अपन उस दिन उदाहरण दिए थे, ससुंदरा के पास में है शुगर प्लांट बन रहा है, अल्कोहल प्लांट बन रहा है, अल्कोहल वाले प्लांट है, शुगर मिल और भी कुछ है उसके साथ। वह शुगर मिल तो बन जाएगी,
लेकिन उससे उससे जो वेस्टेज निकलेगा उसका क्या होगा, तो उसके लिए कोई है, कुछ तो भी है वहाँ पे। तो अब मान के चलो उधर गन्ने की खेती हो रही है तो ये प्लांट चलेगा, और यदि अब हमारे यहाँ बारिश होना बंद हो जाए, डैम में पानी खत्म हो जाए, तो गन्ने की खेती खत्म, कारखाना बंद हो जाएगा। तो यही होता है हमारे यहाँ, परिस्थितियां बदलते जाती है, और कई कारखाने जो है शुरुआत में अच्छे चलते हैं, फिर कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण बंद हो जाते हैं। जैसे 1947 की स्थिति में देखें तो कलकत्ता जो वाला जो एरिया है वो पटसन उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, पटसन उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अब क्या था, हुगली नदी के आसपास का क्षेत्र वो पटसन उत्पादन के लिए फेमस था, और जो कारखाने थे वो पूरे कलकत्ता में, कारखाने कहाँ पर, कलकत्ता में। जब विभाजन हुआ तो पटसन उत्पादक क्षेत्र कहाँ चला गया, बांग्लादेश में। मशीनें कहाँ रह गई, हमारे देश। और शुरुआत में लगातार विवाद हो रहे पाकिस्तान के साथ में, तो उन्होंने बोला हम किसी भिखारी को दे देंगे, भारत को नहीं देंगे पटसन। यही हुई स्थिति वहां पर कि भारत को वो पटसन मिला नहीं, तो कारखाने क्या हो गए, पूरे के पूरे बंद हो गए। कलकत्ता शहर का ही पतन होना शुरू हो गया, कलकत्ता शहर का पतन। क्लियर है एकदम ये बात। तो यह है कच्चे माल की अनुपलब्धता। इसके अलावा ऊर्जा की अनुपलब्धता, ऊर्जा की अनुपलब्धता। एक किसान के पास में 5 एकड़ जमीन, बेचारे के कुआं नहीं, ट्यूबवेल नहीं, तो उसको बार बार सलाह देते थे यूने जी जैसे लोग, ट्यूबवेल कर लो, सिंचाई करो, ट्यूबवेल कर लो, सिंचाई कर लो। बोलता मनी प्रॉब्लम, पैसा नहीं है। तो धनेश्वरी के पास तो नहीं आएगी, उन्होंने बोला लोन ले लो हमसे, और उसने लोन ले लिया, 1 लाख रुपये, ट्यूबवेल हो गया, सब कुछ हो गया, पानी भी झमाझम लगा रहा था। अब उसने अगल बगल वाले किसानों को 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये एडवांस दे दिए, और उनके खेत भी किराए से ले लेंगे, इस बार मैं ठेके से करूँगा क्योंकि मेरे पास पानी है। अब उसको क्या पता कि लाइट ही नहीं रहेगी, पता चला कि लाइट ही नहीं है, पानी तो बहुत है, बेचारा बैठा है मोटर के पास में जाके बटन दबाऊंगा, लाइट ही नहीं है। आ रही है रात के 4 बजे, जा रही है सुबह 6 बजे, कब आ रही कब जा रही कुछ पता ही नहीं। किसान बेचारा परेशान हो गया, आ गया फिर हाथ के नीचे, ऋणग्रस्त था। कितना उत्पादन हुआ यार, एक पानी से गेहूँ सूख गया पूरा, और कहीं उत्पादन नहीं हुआ, ऐसा भी हो जाता है। तो बिजली की मतलब ऊर्जा की उपलब्धता होना चाहिए, कोई भी मशीन हो वो बिना ऊर्जा के चल नहीं सकते, और वो साधन हमारे यहाँ बहुत कम है। फिर श्रमिकों के साथ औद्योगिक विकास, औद्योगिक विवाद, ये महत्वपूर्ण समस्या। फिल्मों में तो देखा होगा आप लोगों ने, श्रमिकों के साथ औद्योगिक विवाद। अब हमारे कॉलेज में आउटसोर्स से 8-9 कर्मचारी भर्ती हो गए, 8 महीने से उनको बेचारों को वेतन ही नहीं मिला। 8 से 9 हज़ार रुपये महीने का वेतन मिलता है, एक तो वेतन कम है, और 8 महीने से मिला ही नहीं है। अब यदि वो काम बंद कर दे तो क्या होगा, एक तो 8 महीने का उनका वेतन चल जाएगा, ऊपर से काम भी हमारा रुक जाएगा। ऐसे ही उद्योगों में होता है, वो मालिक बोलते हैं अभी घाटे में चल रहा है, श्रमिक बोलता है भाई घाटे में चले या फायदे में चले, हमने तो काम किया है, हमें काम के पैसे चाहिए, बोनस चाहिए, ये और विवाद होते रहते हैं, हड़तालें होते रहते हैं, उससे और अधिक नुकसान हो जाता है। जापान की तरह तो है नहीं इंडिया में। जापान में जब औद्योगिक विवाद होता है, आपको बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, लेकिन कोई सुनना भी मत। जापान में जब औद्योगिक विवाद होता है एक जूता फैक्ट्री में, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, काम पे जाते हैं बराबर, और एक ही पैर का जूता बनाते हैं। जब तक हड़ताल नहीं खत्म नहीं होती तब तक एक ही पैर का जूता बनाते हैं, ताकि मालिक अब बेच नहीं सकता, मालिक बेच नहीं सकता। पर ऐसा नहीं कि घर में बैठ के आराम करेंगे, घूमने चल जाएंगे हड़ताल के नाम पे, वहाँ ऐसा नहीं करते। वहाँ हड़ताल होती है बाकायदा,
लेकिन काम इस तरीके से होता है, एक ही पैर का जूता बनाते हैं। जैसे कपड़े का रेडीमेड वाला है तो सिर्फ पैंट की सिलाई करना है तो एक तरफ की सिलाई पूरी कर देंगे और एक तरफ की छोड़ देंगे। भाई जब हड़ताल खत्म होगी तब हम इसे कंप्लीट कर देंगे और आप हमारे पूरा मेहनताना देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, काम बंद, घर में सोते रहते हैं, तो नुकसान सरकार का भी होता है, उस मालिक का भी हो जाता है और मजदूर का स्वयं का भी हो जाता है। हमारे यहाँ इस तरीके की हड़तालें होती हैं। तो श्रमिकों आप बताओगे तो नहीं किसी को नहीं तो हमारे यहाँ हड़ताल करने का तरीका बदल देंगे लोग। ऊर्जा की अनुपलब्धता, विपणन की समस्या, विपणन की समस्या, विपणन की समस्या। अब हमारे यहाँ क्या है, सामाजिक अधोसंरचना थोड़ी पिछड़ी हुई है, लोग बाग किसी भी चीज को उतना जल्दी स्वीकार नहीं करते। अब जैसे अभी ईवी आई है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, अब उसमें आप शहर में घूमने के लिए एक स्कूटी ले लो, आपको कभी पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे पास स्कूटी है वेगो, उसमें हर दूसरे दिन 100 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ता है। जाता काम पे हूँ ज़्यादातर कवानी गेट, इधर मार्केट, सदर भी नहीं जाता होता, सदर भी जाना होता है तो दिक्कत से जाता हूँ, पर ये कोटी बाजार या गंज जाना हो तो मैं कहाँ से जाता हूँ, स्कूटी से जाता हूँ। लेकिन हर 2 दिन में 100 रुपये का उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। यदि यही मैं ईवी ले लेता तो 2 रुपये या 3 रुपये में चार्ज होती, 5 रुपये अधिकतम, और शहर के 10 राउंड में लगा सकते। ना तो पर्यावरण प्रदूषित होता, ना कुछ। लेकिन हम लोग उतनी जल्दी स्वीकार करते हैं क्या? नहीं। अनिल जैसा एक आदमी बोल देता, अरे वो उसकी बैटरी बस्ट हो जाती, जान का जोखिम, ठीक है। तो अर्जुन बोलता है, अरे वो क्या है, नजदीक से निकल जाती, पता ही नहीं चलता, वो आवाज ही नहीं आती, तो उससे क्या एक्सीडेंट का ज्यादा डर रहता है। तो ऐसे अफवाहों में हम लोग ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और साइंटिफिक जो कारण है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते, नई चीजों को स्वीकार नहीं करते, तो विपणन की समस्या आ जाती है, खरीदी बिक्री ये। हम अंग्रेजी सामान को, विदेशी सामान को, जो भले उन्होंने एक बार यूज करके फेंक दिया हो, उसको भी उठा के ले आएंगे, बोलेंगे बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और हमारे यहाँ के लोग कितनी भी मेहनत से, कितना भी अच्छा, कितना भी मजबूती से बनाए, तब भी हम उसे स्वीकार नहीं करते। विपणन की समस्या आती है। क्लियर है क्या? विपणन की समस्या। कुशल प्रबंधन का अभाव, कुशल प्रबंधन का अभाव, कुशल प्रबंधन का अभाव। अब जैसे हमारे स्टूडेंट अंकित माटेकर, आप तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं, यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ आए थे ना अभी, तो वो बोलते हैं कि सर अब मैं MBA करूँगा। मैंने बोला क्यों? तो सर मैं जब BA किया, बोले किसी भी कंपनी में जाता हूँ तो मेरे को वो काम देते हैं, बोले जो 10वीं पास वालों को देते हैं। मतलब BA करना, उसकी वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि हम किताबें तो पढ़ रहे हैं, उसमें इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, कुछ करना सीख रहे हैं क्या? नहीं। यदि ऐसे 10 बार भी कोई BA कर ले और उसको बोले ब्रेड बना दे, वो बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। कुछ करने का सीखा क्या उसने? नहीं। तो उसको काम वही मिलेगा ना, 10वीं पास वाला, वे पढ़ते लिखते आते हैं, साक्षर आदमी है करके चौकीदारी का। जैसे हमारे पीछे बैठे हैं एक चौकीदार, वो बोलते हैं कि सर अब मुझे दूसरी कंपनी में जल्दी काम मिल जाएगा। मैंने बोला क्यों? सर मेरे पास चौकीदारी का अनुभव है। मैंने बोला ठीक है, तुम इंडिया गेट पे जाके चौकीदारी करना, पर करोगे क्या? चौकीदारी तो करोगे, कोई अच्छा काम तो मिलेगा नहीं। अब वो बोलता है कि मैं सर MBA करूँगा। बहुत बढ़िया है, कर लो। तो बोले सर कुछ उपाय? मैंने बोला इग्नू से कर लो, घर बैठे हो जाएगा। मतलब ऐसी डिग्री लेने से और इससे उसे कोई फायदा है क्या? हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं हो रही, वो सिर्फ दिखाने के लिए हमने ये सब देख लिया, ये सब दिखाने के लिए। तो फिर कार्य कुशलता कैसे आएगी? प्रबंधन में नहीं आ सकती। प्रबंधन में कार्य कुशलता आना है तो उसके विधिवत हमें स्टडी करना पड़ेगा। वो हमारे पास डिग्री जो है काबिलियत के आधार पर होना चाहिए। ये समझ में आ गया आपको?
कि औद्योगिक रुग्णता क्या है और उसके कारण कौन कौन से हैं। अब औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के उपाय, औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के उपाय बोल सकते हैं या सरकार द्वारा किए गए प्रयास, औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के उपाय। तो सबसे पहले तिवारी समिति का गठन, ये याद रखना बराबर, तिवारी समिति का गठन। आबिद हुसैन समिति MSM, एक दूसरी समिति कौन सी पढ़ी अपन ने? मीरा सेठ समिति, हथकरघा उद्योग। और तिवारी समिति का संबंध कैसे? औद्योगिक रुग्णता से 1985। और इसी समिति की अनुशंसा पर एक अधिनियम पारित हुआ जिसे कहते हैं सीका पारित किया गया। अब यहाँ दो क्वेश्चन बन गया। सीका का पारित किया गया 1985 में, काय से संबंधित है? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। किस समिति की अनुशंसा पर पारित किया गया? तिवारी समिति की अनुशंसा पर पारित किया गया। सीका का फुल फॉर्म लिखेंगे, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सीका। क्या है इसमें परिभाषित किया गया है, क्या प्रावधान करना है, कैसे है, ये कौन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा जो किया गया वो है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। दूसरा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसे कहते हैं BIFR। और इसका गठन हुआ 1987। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड फॉर, इसका फुल फॉर्म भी लिखेंगे BIFR का, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल ये भी पूछ लिया था। कब गठित हुआ है? 1987 में। अब देखो इसके तहत तो बता दिया कि ये कंपनी सिक है, बीमार है, लेकिन इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो अब उसका पुनर्निर्माण कैसे करें? बीमार हो गई है तो बीमारी से बाहर कैसे निकालें? क्या किया जाए? उसे निजी क्षेत्र में सौंप दिया जाए। निजी क्षेत्र की कंपनी है और जो ऋण मांगने वाला आ रहा है तो उसके बीच में कैसे समझौता किया जाए? ये सारे प्रावधान इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तीसरा ओमकार गोस्वामी समिति का गठन।
ओमकार गोस्वामी समिति का गठन 2003 ओमकार गोस्वामी समिति का गठन उसे 2003 1993 करेंगे, ठीक करेंगे। 2003 में दूसरी समिति आई 1993 ओमकार गोस्वामी समिति का गठन। क्या अनुशंसा की थी? पहले हमारे लिए प्री के लिए इतना ही याद रखने की जरूरत है, ओमकार गोस्वामी समिति का संबंध कैसे है? औद्योगिक रूपरेखा से। ओमकार गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रूपरेखा से, गठन 1993 में। और उन्होंने बोला कि ये जो सीका और BIFR है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है, इनकी कार्यप्रणाली में विस्तृत परिवर्तन करने की आवश्यकता, ये अनुशंसा उन्होंने दी थी। दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहिए, दोनों के बीच में जो कार्य प्रणाली है उसमें विस्तृत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मतलब ये दोनों है तो, लेकिन सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए। 2000 में बालकृष्ण इराडी समिति का गठन। बालकृष्ण इराडी समिति का गठन कब किया गया है? सन 2000 में। और उन्होंने बोला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन। क्या है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन? समझने की कोशिश करना है। देखो, कोई कंपनी बीमार हो गई है, कई दिनों से ऋण नहीं चुका पा रही है, तो जो ऋणदाता है और जो ऋणी कंपनी, इनके बीच में विवाद है। अब ये जाते हैं कहाँ पर? सीका एक्ट के तहत कार्यवाही, फिर जाते हैं इसके पास में, और इनके पास में कोई उपाय है नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इनकी कार्यप्रणाली उतनी सही नहीं है। बोले क्या करना है? तो इसके लिए फिर बालकृष्ण इराडी समिति का गठन किया कि आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला एक लॉ ट्रिब्यूनल गठन किया और वो इन दोनों पक्षों को सुने और उसके आधार पर निर्णय करे कि कितना इनको चुकाना चाहिए, कितनी सब्सिडी देना चाहिए, सरकार को कितनी सहायता देना चाहिए। ये सब निर्णय कौन लेगा? नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन बनता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड का गठन करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी? बालकृष्ण इराडी समिति। बालकृष्ण इराडी समिति का गठन कब किया गया? 2000 में। संबंध कैसे है इसका? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित। क्लियर है? औद्योगिक रुग्णता। वर्तमान संदर्भ में क्या है, हम इसे आगे पढ़ेंगे। आज क्लास के अंतिम चरण में हम उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण 3 योजनाएं पढ़ेंगे। कोई बता सकता है कौन कौन सी योजनाएं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। दूसरा पढ़ेंगे हम स्टैंड अप इंडिया। और तीसरा पढ़ेंगे स्टार्ट अप इंडिया। स्टार्ट अप इंडिया। 3 योजनाएं हमें पढ़ना है। कोई बता सकता है तीनों योजनाएं कब कब स्थापित हुई? स्टार्टअप तो अभी 16 हाँ,
16-17 और मेक इन इंडिया 2016। अर्जुन नहीं पता। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। क्या हो गया? ठीक नहीं रहा कलर, ठीक है बदल देते हैं उसको। पच्चीस सितंबर 2014। अब ठीक है, 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया। भारत में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ था 2014 में, तो एक नई जो नीति लागू की गई और वो है मेक इन इंडिया। सरकार का एक नई जो सरकार बनी थी उनका यह मानना है कि भारत जो है वो सेवा क्षेत्र में योगदान तो है, लेकिन सेवा क्षेत्र के दो पार्ट होते हैं, एक आयात और एक निर्यात। तो हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। हम विदेशों से लाई गई वस्तुओं का क्रय विक्रय यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ संसाधन बहुत अधिक है, मेन पावर भी है, जनसंख्या भी है, संभावनाएं भी बहुत अधिक है, तो फिर हम यहाँ बनाए क्यों? हम यहाँ बनाए क्यों? तो ये सरकार का यही उद्देश्य था कि भारत में ही बनाया जाए सामान और फिर हम उसे भारत में बेचें। तो मेक इन इंडिया। अभी तक जो हम वस्तुएं देखते थे तो उसके ऊपर जैसे रेडियो आ रहा है तो उस पर लिखा था मेड इन जापान। ऐसे अक्सर वो मेड इन चाइना, मेड इन फिलीपींस, ऐसे देशों की वस्तुएं हम उपयोग कर रहे थे। तो इसलिए सरकार ने कॉन्सेप्ट लाया था मेक इन इंडिया। कब? 25 सितंबर 2014। किसकी योजना है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसका जो मोनो है वो सिंह, इस योजना का जो मोनो था वो सिंह। उद्देश्य क्या है इसका? नए आविष्कारों व नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी घरेलू कंपनियों की पहचान कर उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिद्वंदी बना, विश्व स्तर पर प्रतिद्वंदी बना। क्लियर है? विश्व स्तर पर प्रतिद्वंदी बना। 24 मई 2017 से 24 मई 2017 से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सरकारी खरीदी में 50% मेक इन इंडिया से। क्वेश्चन ये था कि यदि घरेलू कंपनियां उत्पादन तो कर ले लेकिन इसको खरीदेगा कौन? तो सरकार खरीदेगी। भारत सरकार के जितने मंत्रालय में उपक्रम है वो इन्हीं कंपनियों का बना हुआ प्रोडक्ट खरीदेगी। क्लियर है? जैसे हमारे यहाँ एक ICH जानते हैं? आप
इंडियन कॉफी हाउस, ICH, हाँ इंडियन कॉफी हाउस हर जिले में है, हर जिले में है। और पुलिस वालों को यहाँ से खरीदी बिक्री करना है, उनको थोड़ी सी सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरीके से हुआ ना एक मेक इन इंडिया वाला। वह हम पिज्ज़ा बर्गर विदेशी प्रोडक्ट नहीं, जो हमारे यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट है वो बनते हैं। तो ऐसे विभिन्न कैंटीन और ये सब कुछ बनाया जा रहा है ताकि हमारे देश के प्रोडक्ट ही हमारे देश में बिके। और सरकारी जो उपक्रम है उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया कि आप 50% तो विदेशी प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन 50% मेक इन इंडिया के तहत ही बने हुए प्रोडक्ट लेना। क्लियर हो जाए। और ये कब आया? 2017 ये 50% लेने वाला बाउंडेशन 2017 में, लेकिन ये योजना कब? 2014। मोनो क्या है इसका? सी। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया। पहले स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। उठाना, स्टैंड, कदम लेना। कदम लेना। अच्छा, ऑनलाइन वाले बताएं, कोई ऑनलाइन वाले बताएं। स्टैंड अप और स्टार्टअप दोनों में क्या? स्टैंड अप मतलब, हाँ बोलिए, अपने पैरों पर खड़े होकर, हाँ बोलिए ना आगे। मैं मतलब स्कूल के बच्चों को नहीं बता रहा हूँ स्टैंड अप सेटअप स्टैंड अप सेटअप। आप जो बोलना चाह रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वाले जो बोल रही है वो एकदम सही है। स्टैंड अप, लेकिन किसको स्टैंड अप करना? वो, हाँ, उद्योगपतियों को, लेकिन कौन से? जो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत, हाँ, आरक्षित वर्ग के, SC, ST, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं या दूर दराज के क्षेत्र के रहने वाले वो लोग जो अभी औद्योगिक रणनीति से एकदम अछूते रहते हैं, उन लोगों के लिए है स्टैंड अप इंडिया। ठीक है। और स्टार्टअप मतलब नया कुछ करना, जो आज तक कभी नहीं हुआ है, ऐसी कोई इकाई लगाना, वो स्टार्टअप। क्लियर हो गया? स्टार्टअप सभी वर्गों के लिए है और स्टैंड अप आरक्षित वर्गों के लिए, जो पिछड़े हुए हैं उन वर्गों के लिए। क्लियर हो गया? बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका। क्योंकि हम तो 2016 से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात कभी समझने की कोशिश ही नहीं की गई कि बेसिक अंतर क्या है। तो पहले हम स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया को लिखते हैं। शुरुआत हुई है इसकी 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016, और ये हुई थी नोएडा, उत्तर प्रदेश। नोएडा, उत्तर प्रदेश। नोएडा, उत्तर प्रदेश से। क्या है इसमें? इस योजना के अंतर्गत SC, ST तथा महिला उद्यमियों को, महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है, महिला उद्यमियों को, सारी महिलाएं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक? क्योंकि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। तो महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ऋणों की व्यवस्था करना, ऋणों की व्यवस्था करना। 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋणों की व्यवस्था करना या ऋण सहायता उपलब्ध कराना। पूछ सकते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नोएडा, उत्तर प्रदेश से। कब की गई? 5 अप्रैल 2016। कितना ऋण दिया जाता है? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। अब कौन देता है? ऋणों की व्यवस्था कौन करेगा? RBI करेगा, नाबार्ड करेगा, IDBI करेगा, कौन करेगा? IDBI। मैंने बोला ना, कभी कभी मैं कंफ्यूज कर देता हूँ। हो सकता है कोई,
सी का तो करेगा, सर क्योंकि ये औद्योगिक सी का तो बीमार लोगों का इलाज करना है, सर तो सिड भी करेगा, सिड भी हाँ सिड भी करेगा, सी का नहीं करेगा। कौन करेगा? सिड भी करेगा। ठीक है, वो आईडीपीआई जो बड़े उद्योगों के लिए ऋणों की व्यवस्था करने वाला है, सिड भी छोटे उद्योगों के लिए। ठीक, तो कौन करेगा इसके लिए? ऋण सहायता का संचालन सिडबी द्वारा किया जाएगा, सिडबी द्वारा किया जाएगा। 7 वर्ष तक बैंक लोन चुकाने की व्यवस्था। ऋण कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा? 7 वर्ष, 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ऋणों की व्यवस्था कौन करेगा? सिडबी। सिडबी कितना ऋण? 10 लाख से बोलो, 10 लाख से 1 करोड़ तक। ठीक, एट से लिखा हुआ है। आगे सर सर वो नेक्स्ट में है। नेक्स्ट सर सेविंग चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर में हाथ में हाँ, ये ऋण कितना? 10 लाख से 1 करोड़। कितने वर्ष में चुकाना है? 7 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। अब हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया ये कब शुरू हुआ? 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप मतलब नया कुछ करना। उद्देश्य नए उद्यमों को वित्तीय मदद देना व रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना। नए उद्यमियों को वित्तीय प्रोत्साहन व रोजगार सृजन। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो एक बात मैं बार बार बोलते रहता हूँ, जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगते हैं। ये डिग्री देने वाली शिक्षा पद्धति है, न कि रोजगार देने वाली। कि व्यक्ति पढ़ता लिखता है, पीएचडी कर लेता है, बीए, एमए, पीएचडी, एमफिल सब कर लेता है, नेट सेट सब, उसके बाद सरकार के पास में जाता है, बोलता है रोजगार दे। तो सरकार फिर अपना माथा पकड़ लेती कि इतना पढ़ाया लिखाया, रोजगार ही मांगना था तो बिना पढ़े लिखे मांग देता, मैं कुछ न कुछ दिला देता।